हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्ञानेंद्र नाथ वर्मा। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे एनसीईआरटी कक्षा 12 की गणित का छठा चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग। इसकी एक्सरसाइज है 6.5। इस 6.5 के क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इसके पहले भी हमने आपको कई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सॉल्व कराए हैं और आपको हमने बताया भी कि इस एक्सरसाइज से निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 से लेकर के 8 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ख़ास रूप से यह एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 24 तक, 23, 24 क्वेश्चन हैं, तो वहाँ तक जो है 13 से 24 तक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसकी प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है क्या? एक तार का टुकड़ा 28 सेंटीमीटर लंबा है। इसको 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है। एक भाग से वृत्त बनाया जा रहा है, दूसरे भाग से वर्ग बनाया जा रहा है। कह रहे हैं कि उन दोनों टुकड़ों की लंबाई बताइए जिससे कि वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का योगफल न्यूनतम हो। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से आप सुन लीजिए। एक 28 सेंटीमीटर लंबा तार है, उसको 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है। एक भाग से वृत्त बनाया जा रहा है, दूसरे भाग से वर्ग बनाया जा रहा है। कह रहे हैं उस टुकड़ों की लंबाई क्या होगी जबकि वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का योगफल न्यूनतम हो। न्यूनतम क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल का योगफल न्यूनतम हो, इसके लिए उन दोनों टुकड़ों की लंबाई क्या होगी, यही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। तार की लंबाई दी गई 28 सेंटीमीटर। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। माना एक भाग की लंबाई x सेंटीमीटर, तो दूसरे भाग की लंबाई 28 माइनस x सेंटीमीटर होगी। हाँ देखिए, 28 सेंटीमीटर में से हमने x सेंटीमीटर लंबाई का एक भाग निकाल लिया, तो शेष भाग बचा कितना? 28 में से x सेंटीमीटर घट जाएगा, शेष दूसरा भाग हो जाएगा 28 माइनस x सेंटीमीटर। अब देखिए, इन दोनों भागों से एक भाग से वर्ग बनाया जा रहा है और एक भाग से वृत्त बनाया जा रहा है। अब आप चाहे जिस भाग से, चाहे पहले भाग से यानी x सेंटीमीटर लंबाई से आप चाहे वृत्त बना दीजिए या वर्ग बना दीजिए, चाहे 28 माइनस x सेंटीमीटर वाले भाग से आप चाहे वृत्त बना दीजिए, चाहे वर्ग बना दीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर कि आप किससे बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जब x सेंटीमीटर तार से वृत्त तथा 28 माइनस x सेंटीमीटर तार से वर्ग बनाया जाता है, तो अगर जब x सेंटीमीटर तार से वृत्त बनाया जाएगा तो देखिए, तार की लंबाई आपकी है, इसी को गोला कर दिया गया, इस तरह से वृत्त बना दिया गया। इसका मतलब ये जो तार की लंबाई है वृत्त की परिधि में परिवर्तित हो गई, और ये तार की लंबाई क्या है? x है, और इस वृत्त की परिधि भी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। तो जब x सेंटीमीटर तार से वृत्त बना जाएगा तो वृत्त की परिधि क्या बन जाएगी? x बन जाएगी।
तो देखिए जब ये बनाया जाएगा तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होगी, वृत्त की परिधि बराबर होगी x सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है, 2 पाई गुणित त्रिज्या, 2 पाई r होती है वृत्त की परिधि, r के स्थान पे हमने त्रिज्या लिख दिया, 2 पाई गुणित त्रिज्या इज इक्वल टू x के। तो त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा, त्रिज्या बराबर आ जाएगा x/2 पाई, इतना सेंटीमीटर। ये वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब आप देखिए, और ये 28 माइनस x सेंटीमीटर तार से वर्ग बनाया जा रहा है। अब देखिए इस तार 28 माइनस यही तार है x, 28 माइनस x सेंटीमीटर लंबाई का, इसी को मोड़ करके इस तरह से वर्ग बना दे रहे हैं। इसका मतलब इस वर्ग का जो परिमाप है, इस वर्ग का जो परिमाप है यही क्या है, 28 माइनस x सेंटीमीटर, क्योंकि यही तार को मोड़ करके क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया। तो 28 माइनस x सेंटीमीटर क्या होगा, इस वर्ग का परिमाप होगा। तो देखिए वर्ग का परिमाप ये बराबर क्या होगा, 28 माइनस x सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा बराबर वर्ग का परिमाप 28 माइनस x। तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा, भुजा बराबर आ जाएगा 28 माइनस x बटे 4। तो देखिए इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 से अलग अलग भाग दे देंगे तो 7 माइनस x बटे 4 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगा, वर्ग की भुजा आ जाएगी। अब आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई गुणित त्रिज्या का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई गुणित त्रिज्या का स्क्वायर। तो देखिए पाई गुणित त्रिज्या आपकी क्या है, x/2 पाई का स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा, यहाँ आप देखिए ये आ जाएगा पाई इंटू x²/4 पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर से पाई कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा x²/4 पाई, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो देखिए वर्ग की भुजा आपकी क्या है, 7 माइनस x/4। तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस x/4 का स्क्वायर, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब हम मान लेते हैं, माना वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का योग a है। हम मान लेते हैं कि वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का योगफल a है। a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, x²/4 पाई, अब प्लस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 7 माइनस x/4 का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया। अब देखिए इसी को थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, x²/4 पाई प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से इसका विस्तार कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 49 माइनस x²/16 और प्लस x²/16 माइनस 2ab, 2 इंटू 7 इंटू x/4, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 7/2x माइनस 7/2x, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें और इसमें x² आप कॉमन ले लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, x²/4 कॉमन ले लीजिए। x²/4 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/पाई और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/4।
-7/2x + 49 ये हो जाएगा। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप निकाल लीजिए a डैश, यानी यक्स के सापेक्ष इसका आप अवकलन कर दीजिए। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी आपको dA/dx दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a डैश। a डैश आप कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका आपको अवकलन करना है। तो देखिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2x/4, ये हो जाएगा 1/π + 1/4 -7/2 और 49 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए x की स्क्वायर का क्या होगा 2x/4, बाकी एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ 7/2 कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, 49 का आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिल गया, a डैश। देखिए यहाँ काट दीजिए, यहाँ कट जाएगा, आ जाएगा 2, तो हो जाएगा a डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा x/2 और यहाँ देखिए 4π आप लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा 4 + π -7/2 ये आपको मिल जाएगा। तो अब आप इसको ये भी लिख सकते हैं a डैश इज इक्वल टू x 4 + π/8π -7/2 ये आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए उच्चतम या न्यूनतम के लिए, न्यूनतम के लिए, उच्चतम या न्यूनतम के लिए क्या होता है, a डैश इज इक्वल टू 0 होता है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए या मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होता है, a डैश इज इक्वल टू 0 होता है। a डैश इज इक्वल टू 0 रख दीजिए तो हो जाएगा कितना, x 4 + π/8π -7/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए आगे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ कर देते हैं इसको। हाँ अब आप देखिए इसको आप दाहिनी तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा, x ये हो जाएगा 4 + π/8x इज इक्वल टू 7/2। यहाँ देखिए काट दीजिए, यहाँ आ जाएगा 4, 8π है यहाँ पर। अब आप तिरछा गुणा कर लेंगे तो x 4 + π इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28 पाई के। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 28 π/4 + x। अब आपको यह जो x की वैल्यू मिली ये मैक्सिमा होगी या मिनिमा, न्यूनतम होगा कि उच्चतम होगा, इसके लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव करना है। आपको यानी a डबल डैश ज्ञात करना है, यानी आपको क्या निकालना है, d2a/dx2 दैट इज इक्वल टू a डबल डैश आपको निकालना है। तो इसका आप पुनः अवकलन करेंगे तो देखिए इसका अवकलन आपका क्या आ जाएगा, x का हो जाएगा 1, 4 + π/8π वैसे रहेगा, आ जाएगा 4 + π/8π। देखिए यहाँ पर इस x का आप करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, ये कांस्टेंट टर्म पूरा है, 7/2 ये भी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो a डबल डैश आया इतना। अब आपको d2a/dx2 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 28π/4 + π। इस पर जब आप वैल्यू निकालेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी, क्योंकि इसमें x वाला पार्ट नहीं है, ये आ गया 8π। ठीक, और यह पार्ट क्या है, जो कि क्या है, धनात्मक है। क्या है ये, धनात्मक है। ये मान 4 + π/8π क्या है, ये मान क्या है, धनात्मक है। जब ये मान धनात्मक होता है तो x इज इक्वल टू 8π/4 + π पर इस आयतन क्षेत्रफल का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। इसका मतलब आता है x इज इक्वल टू 28π/4 + π पर वृत्त तथा
वर्ग के क्षेत्रफलों का योगफल न्यूनतम है। क्या है? न्यूनतम है। ये वैल्यू आपकी क्या आ गई? धनात्मक आ गई। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 28π/4 प्लस पाई पर वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफल का योगफल क्या है? न्यूनतम है। और इसी न्यूनतम क्षेत्रफल पर आपको क्या करना है? दोनों टुकड़ों की लंबाई ज्ञात करना है। तो अतः इस प्रकार एक टुकड़े की इस प्रकार तार के एक टुकड़े की लंबाई क्या हो गई? 4 + π/8π। ये आपको मिल गई। दूसरे टुकड़े की लंबाई ये आपकी क्या है? 28 - x है। तो क्या हो जाएगा? 28 - x की वैल्यू क्या है? 4 + π/8π। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमने 28 यहाँ थोड़ा सुधार कर लीजिए। 28π/4 + π। यहाँ भी थोड़ा सुधार कर लीजिए। 28π/4 + π। 28π/4 + π ये हो गई। यहाँ सुधार कर लीजिए थोड़ा सा। 28π/4 + π ये आपका हो गया। अब आप जो है इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर 4 + π एलसीएम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11 1 प्लस 28π - 28π। ये और एक कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 112π/4 + π। तो देखिए यहाँ पर आपका यही आंसर हो गया। एक टुकड़े की लंबाई आपकी क्या हो गई? 28π/4 + π और दूसरे टुकड़े की लंबाई हो गई 112/4 + π। तो अब आपको देखिए यहाँ पर आप चाहे इसी रूप में आंसर को दे सकते हैं या आप पाई की वैल्यू रख करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। पाई का मान 22/7 रख करके जो भी मान आएगा, चाहे पॉइंट में आए चाहे ये भिन्न में आए, आप पाई को हटा करके बिना पाई के रूप में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 22, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आप बुक से देखिएगा, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा बुक से। हम यहाँ आपको मौखिक रूप से क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, आप बाकायदे बुक से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्या ज्ञात करना है, क्या करना है, आपको पता हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। 23वां क्वेश्चन है कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है। r त्रिज्या वाले गोले, कैपिटल R त्रिज्या वाले गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 भाग होगा। ये आपको इसमें सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना है कि एक r त्रिज्या का गोला है, उस गोले के अंतर्गत एक विशालतम आयतन का शंकु है, उस शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 भाग होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए एक आपका गोला है ये, ठीक। इस गोले के अंतर्गत एक विशालतम आयतन का एक शंकु है, यह आपका शंकु है।
ये देखिए इस गोले का केंद्र O है और इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। हम मान लेते हैं कि ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये हम मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम मानते हैं कि माना शंकु की त्रिज्या DC, शंकु की त्रिज्या DC बराबर R तथा OD बराबर स्मॉल h है। OD बराबर स्मॉल h है, ये मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर शंकु की त्रिज्या हम स्मॉल r मान लिए और OD की वैल्यू हमने क्या मान लिया, स्मॉल h मान लिया। ठीक, इतनी बात आई समझ में। हमने शंकु की त्रिज्या स्मॉल r मान लिया और OD को हमने स्मॉल h के बराबर मान लिया और OC क्या है, ये गोले की त्रिज्या है, एक क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब आप देखिए शंकु की ऊंचाई क्या होगी, शंकु की ऊंचाई आपकी क्या होगी, AD होगी। शंकु की ऊंचाई क्या होगी, AD होगी और AD बराबर क्या है, AO प्लस OD। AD किसके बराबर है, AO प्लस OD और AO की वैल्यू भी कैपिटल R है। कितनी है, कैपिटल R, क्योंकि ये भी क्या है, गोले की त्रिज्या है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, कैपिटल R प्लस स्मॉल h। ये आपकी हो जाएगी शंकु की ऊंचाई। अब आप देखिए त्रिभुज ODC में, इस वाले त्रिभुज ODC में, इसमें जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। अब इससे जो है आप स्मॉल R स्क्वायर निकालें तो क्या होगा, स्मॉल R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। अब आप निकाल लीजिए शंकु का आयतन। यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना शंकु का आयतन V है, तो हम शंकु का आयतन निकालते हैं। शंकु का आयतन V बराबर, शंकु आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू h की वैल्यू देखिए शंकु क्या है, 1/3 पाई R स्क्वायर, h की वैल्यू है कैपिटल R प्लस स्मॉल h। और यहाँ पर देखिए R स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या निकाला, R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर R प्लस h। ये आपको मिल गया शंकु का आयतन। अब देखिए शंकु का आयतन भी, इसको आप h के सापेक्ष इसका आप अवकलन कर दीजिए। h के सापेक्ष अवकलन करने पर, h के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब dv अपान dh इज इक्वल टू, इसको आप v डैश भी लिख सकते हैं। इसका देखिए जब आप अवकलन करेंगे देखिए 1/3 पाई, ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पर देखिए इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिए और इसको आप सेकंड फंक्शन मानिए। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन R प्लस h, फर्स्ट फंक्शन d/dx सेकंड फंक्शन आपका ये है, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकंड फंक्शन मानिए। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन अगर दो फंक्शन इनटू के रूप में है तो d/dx क्या निकलता, पहला फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन प्रथम का अवकलन। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन हमने इसको माना, पहला फंक्शन आपका क्या हो गया R प्लस h। इसके बाद d/dx सेकंड, इसका आप करेंगे देखिए h के सापेक्ष कर रहे हैं
तो यहाँ आर जीरो हो जाएगा और इसका हो जाएगा -2h। ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन d/d सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन आपका ये है r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू d/dx। फर्स्ट का r का 0 हो जाएगा, h का आपका 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया। तो अब आप देखिए dv/dh दैट इज इक्वल टू v डैश जिसको आप कहते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई। और यहाँ पर देखिए ये वाला ब्रैकेट आप खोल दीजिए, -2rh आ जाएगा, -2 कैपिटल R स्मॉल h, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो -2h स्क्वायर आ जाएगा, -2h स्क्वायर, और यहाँ प्लस R स्क्वायर -h स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1/3 पाई, ये मिल जाएगा R स्क्वायर -2R स्मॉल h -3h स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। अब आप उच्चतम अथवा न्यूनतम आयतन के लिए, उच्चतम अथवा न्यूनतम आयतन के लिए क्या होगा dv/dh इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। इसको आप 0 के इक्वल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई हो जाएगा R स्क्वायर -2RH -3h स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आप इसको दाहिनी तरफ ले जाइए, इसको आप दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ठीक। अब आप देखिए हाँ, अभी हो जाएगा R, इसको दाहिनी तरफ ले जाएंगे तब भी 0 होगा, R स्क्वायर -2RH -3h स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 के। अब आप देखिए, अब यहाँ पर इसका फैक्टर आप कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा R स्क्वायर -3RH प्लस RH -3h स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 के। अब इसमें R आप कॉमन ले लेंगे तो R -3h आ जाएगा, और प्लस इसमें h कॉमन लेंगे तो R -3h इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर R प्लस h R -3h इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब देखिए यदि R प्लस h इज इक्वल टू 0 तो R इज इक्वल टू -h, जो कि क्या है, जो कि अमान्य है। ये क्या है, जो कि अमान्य है, यानी इस गोले की त्रिज्या इस ऊंचाई से निगेटिव नहीं हो सकती है, ये क्या है, ये अमान्य है। और यदि R -3h इज इक्वल टू 0 के तो 3h इज इक्वल टू R के, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R/3, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी R/3। अब आप देखिए, अब यह जो h की वैल्यू R/3 आई, अब यह न्यूनतम पॉइंट है कि मिनिमम पॉइंट है कि मैक्सिमम पॉइंट है, उच्चतम है या न्यूनतम है, इसके लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव करना होगा, यानी आपको निकालना होगा d2v/dh2 मीन्स v डबल डैश आपको निकालना है, इसका फिर आपका अवकलन करना है। तो देखिए इसका अवकलन आपका क्या हो जाएगा 1/3 पाई कांस्टेंट टर्म है, ठीक। यहाँ देखिए R का 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -2 स्मॉल h -2R -2 कैपिटल R, और यहाँ पर देखिए यह आ जाएगा -6h, ये क्या आ जाएगा -6h। अब आप देखिए
यहाँ आप माइनस कॉमन लेंगे, -1/3 पाई 2r + 6h। अब h बराबर क्या है, r/3। तो जब आप h के स्थान पर r/3 रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -1/3 पाई, और ये आपका मिल जाएगा 2R प्लस 6 इंटू स्मॉल h की वैल्यू क्या है, r/3। ठीक, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। ये आपका हो गया कितना, 6h। अब आपको क्या करना है, d2v, इसको ऐसे रहने दीजिए। देखिए d2v/dh2 किस पॉइंट पर निकालना, एट h = r/3 पर निकालना है। तो देखिए कितना आ जाएगा, -1/3 पाई, ये हो जाएगा 2r + 6 इंटू r/3। ये कैंसिल कर दीजिए, 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, -1/3 पाई, ये हो जाएगा कितना, 4r। तो कितना आ जाएगा, -4/3 पाई R। ये क्या है, जो कि ऋणात्मक है। ये क्या है, जो कि ऋणात्मक है। यानी सेकंड डेरिवेटिव से हमको क्या मिला, सेकंड डेरिवेटिव आप जान लीजिए केवल टेस्ट करने के लिए होता है कि जो है हमारा जो फलन है वो मिनिमा है या मैक्सिमा है, उस पॉइंट पर जो पॉइंट आपने फर्स्ट डेरिवेटिव से प्राप्त किया है। फर्स्ट डेरिवेटिव से आपने पॉइंट h की वैल्यू r/3 प्राप्त किया है, तो स्मॉल h = r/3 पर सेकंड डेरिवेटिव देखिए निगेटिव मान दे रहा है। अगर निगेटिव मान देता है तो इसका मतलब हुआ है उसका आयतन h = r/3 पर क्या है, मैक्सिमम। तो आप लिखेंगे अतः स्मॉल h = r/3 पर शंकु का आयतन अधिकतम है, अधिकतम है। ये आपको मिल गया। अब आपको शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन, शंकु आयतन आपका v बराबर क्या था, देखिए 1/3 पाई r² - h² और r + h, सॉरी हाँ r + h, ये आपका आयतन था। देखिए 1/3 पाई r² - h² r + h। अब आपको इसी में स्मॉल h = r/3 रख देना है। तो v = क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, यहाँ देखिए r² - h के स्थान पे आपका क्या आ जाएगा, h² है तो r²/9 हो जाएगा, r²/9 ये हो जाएगा r + r/3। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v = 1/3 पाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8r²/9 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r/3 के। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं v = 4/3 पाई R³ इंटू 8/27। ये आपको मिल गया। तो अब आप देखिए आपको क्या मिल रहा है, 4/3 पाई R³ क्या है, गोले की त्रिज्या है, और 8/27 यहाँ पर देखिए 4r³ या और 1/3 पाई, इसको एक साथ करेंगे और देखिए 8/9 गुणे 3 को एक साथ कर लीजिए, 8/27 हो गया। ए और 1/3 पाई क्या बन गया, 4 पाई R³। तो यहाँ पर क्या है, इसका आयतन क्या मिला, ये आपका गोले का आयतन है, गोले के आयतन का 8/27 भाग मिला। यानी अब आपको यहाँ हम बता दे रहे हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर अतः विशालतम शंकु का आयतन ये बराबर है 8/27 गुणे गोले का आयतन। यही चीज़ बेटा आपको प्रूव करनी थी।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। शेष आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन बताए जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आपको जो है जो 6.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 से अब तक बताए गए सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। आगे जो बताए जाएंगे वो भी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बराबर अभ्यास कर लीजिएगा। धन्यवाद।